करिए इसके आगे स्टार्ट। एक्सपेंसेस वगैरह हो गए थे अपने, है ना। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अच्छा, इनकम जनरेट करने के लिए जो भी अपन बिजनेस में पे करते हैं वो सारे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। कितने टाइप के पढ़े थे अपन ने? तो कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? क्या होते हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जिनका बेनिफिट अराइज कितने साल तक होता है? विद इन 1 ईयर तक आपका बेनिफिट अराइज होगा। और ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग के हो सकते हैं। रिकरिंग एग्जाम्पल बताओ चलो इसके, रेवेन्यू एक्सपेंस के एग्जाम्पल बोलो। सैलरी, वेजेस, रेंट, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, ये सारे आपके क्या हो गए? ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंस आपने क्या बताया? जिसका बेनिफिट आपको मिलता है मोर देन 1 ईयर, है ना, कई साल तक आपको इसका प्रॉफिट मिलता है। वन टाइम एक्सपेंस होता है। रिकरिंग नेचर के होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल लिख लो इनके, बोलो एग्जाम्पल बोलो। प्लांट मशीन, इसके अलावा बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ठीक है। इसमें अपन ने फिर ये भी पढ़ा था कि एनी एडिशन, ये लिख लो आप, है एनी एडिशन और अल्टरेशन which increase or decrease, which increase or decrease the productivity of fixed assets, the productivity of asset, वो भी इसी में ऐड होगा। अगर आपने कोई ऐसा एडिशन करवाया है, अल्टरेशन करवाया है, जिसके कारण एसेट की वैल्यू की प्रोडक्टिविटी या तो इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, वो भी किस में ऐड होगी? फिक्स्ड एसेट्स में। सिकल था ना अपन ने ये 4 दीवारी बनाई है, ये तो किसका एग्जांपल है? कैपिटल एक्सपेंस का। फिर अगर आपने इसमें छत डलवा दी है, वो भी किसका एग्जांपल होगा? कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस ना। हाँ, अगर अपना बिल्डिंग का ही काम है, फिर अपन बिल्डिंग खरीदते हैं, तब तो अपना एक्सपेंस कौन सा होगा? रेवेन्यू होगा वो। लेकिन अपन ने अपने बिजनेस के ऑफिस के लिए अगर बिल्डिंग खरीदी है, तब वो कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल एक्सपेंस होगा। ठीक है। एक और इसमें कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या ओवरहॉलिंग चार्जेस, ओवरहॉलिंग चार्जेस एट द टाइम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एट द टाइम परचेज विल बी कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल एक्सपेंस। मतलब अगर आपने परचेज के टाइम, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज के टाइम अगर आपने कोई रिपेयर का खर्चा करा है या ओवरऑलिंग उसको ठीक करवाया है, वो सारे खर्चे भी किस में ऐड होंगे? कैपिटल एक्सपेंस में या फिक्स्ड एसेट्स में ऐड होंगे। फिर आपने बिजनेस में स्टार्ट कर दिया, पुट टू यूज कर दिया, उसके बाद दोबारा खराब हो गई, फिर वो खर्चा कौन सा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? आपने कोई जरूरी थोड़ी हर बार नई मशीन ही खरीदो, आपने क्या खरीदी है? पुरानी मशीन खरीदी है, और पुरानी मशीन को आपने ठीक करवाया, तो उसके खर्चे किसमें जुड़ेंगे? मशीन की कॉस्ट में जुड़ेंगे। लेकिन उसने स्टार्ट कर दिया, रन हो गई है, उसके बाद अगर आपने दोबारा रिपेयर मेंटेनेंस करवाया है, वो खर्चा कौन सा होगा? रेवेन्यू।
ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना भी। एक तो आपने कोई कैपिटल एक्सपेंस वन टाइम एक्सपेंस किया, वो कैपिटल एक्सपेंस है ही। आपने कोई एडिशन अल्टरेशन किया है, वो भी सारा कौन सा एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। और रिपेयर मेंटेनेंस आपने करवाया है, वो भी कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस। बोलो इसमें और कोई डाउट है तो आप लोग घर जाके पढ़ तो रहे हो ना। हाँ बोलो सर। हाँ, एक्सपेंस कैसे होगा, देखो वर्ड लिखा आता है इसके अंदर पुट टू यूज। जब तक आपने बिजनेस में उसको पुट टू यूज नहीं रखा है, तब तक के सारे खर्चे होंगे कैपिटल एक्सपेंस। आपने एसी खरीदा, ठीक है, 32,500 का। ट्रांसपोर्ट का खर्चा किसमें जोड़ोगे, किसमें जोड़ोगे, एसी में जोड़ोगे। इंस्टॉलेशन का खर्चा किसमें जोड़ोगे, एसी में जोड़ोगे। फिर आप ये पूछते हैं कि एसी कितने का पड़ा, तो पूरा जोड़ोगे, 32, 33, 34 और 35,000। अब स्टार्ट कर लिया आपने, अब इसकी आप सर्विसिंग करवा रहे हो, तो वो सर्विसिंग का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस। जब तक वो बिजनेस में स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक का सारा खर्चा किसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंस। ये फैन ला के जब तक अपन बटन चालू नहीं कर देना है, तब तक का खर्चा कैपिटल एक्सपेंस है। बटन चालू होने के बाद फिर खराब हो गया, तो फिर वो कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू। लेकिन फिर अगर तुम इसमें कोई ऐसा मेजर चेंज करवाते हो जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, वो कौन सा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, मेंटेन करने का जो भी खर्चा होता है वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंस। आ गया, चलो आगे। इसके आगे आप लिख लो रिसिप्ट या रेवेन्यू। पेन, रिसिप्ट या इनकम। तो ये इनकम भी दो टाइप की होती है, रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको अपन बोलते हैं, और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, बताओ तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, या दोनों एक ही होती है, अलग अलग होती है, बताओ तो क्या होती है। डे टू डे बिजनेस से जो अर्निंग होती है वो कौन सी रिसिप्ट होगी, जिसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 12th में ये नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जिसको अपन टर्नओवर बोलते हैं। कहते हैं कि इस कंपनी की टर्नओवर इतनी है, या जनरल टर्म्स में अपन इसको बोलते हैं सेल्स। वो हमारी जो इनकम होगी उसे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू इनकम। आपका मेजर सोर्स ऑफ जो इनकम है उसे अपन बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। अगर अपना कमीशन का काम है तो कमीशन होगा हमारा रेवेन्यू इनकम। अगर अपना ब्रोकरेज का काम है तो ब्रोकरेज अपनी होगी रेवेन्यू इनकम। ठीक है, अपन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो अपने को सर्विस या फी जो रिसीव्ड होती है वो सारी क्या होगी, रेवेन्यू इनकम। इसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट 2-3 तरीके से हो सकती है। या तो आपने डिस इन्वेस्टमेंट किया है, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो, जो आपने कैपिटल एक्सपेंस कर रखा था ना, आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। आपने जो कैपिटल एक्सपेंस करा था ना, मशीन खरीदी थी, प्लांट खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था, उन सबको अपन ने क्या कर दिया, बेच दिया। बेचने से जो आपको रिसिप्ट हुई है वो अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। या आपको हुआ रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। जरूरी थोड़ी आप हर बार लोन ले ही, आप किसी को लोन दे भी सकते हो। तो आपने जो एज ए इन्वेस्टमेंट लोगों को लोन दिया है, वो आपसे पैसा अगर रिकवर हो गया आपको, तो वो भी कौन सी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट। या आपने कोई लायबिलिटी रेज करी है, लायबिलिटी रेज करी, लायबिलिटी रेज मतलब आपने लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया है, आपने डिवेंचर इश्यू करे हैं, या आपने शेयर इश्यू करे हैं, ये सारी कौन सी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट।
ये सारी कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल। या आप ये कह सकते हो कि ऐसी रिसिप्ट जिससे या तो लायबिलिटी रेज हो जाए या ऐसी रिसिप्ट जिससे आपकी एसेट्स है वो डिक्रीज हो जाए, वो सारी रिसिप्ट तो कौन सी होगी? कैपिटल रिसिप्ट। या ऐसी रिसिप्ट जिनसे आपकी न तो कोई लायबिलिटी रेज होती है न ही आपकी कोई एसेट रिड्यूस होती है, वो कौन सी रिसिप्ट हो जाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, कुछ लग रहा है डाउट? क्या डाउट लग रहा है बोल। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि आपने जो कैपिटल एक्सपेंस कर रखे थे उन सबको बेच दे। बेचने से पहले आपने बिल्डिंग खरीदी थी बिजनेस के लिए, उस बिल्डिंग को आपने क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये होगी आपकी कौन सी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। जो आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। या आपने किसी को इन्वेस्टमेंट में एज ए इन्वेस्टमेंट में लोन दे रखा था और उस लोन की अब क्या हो चुकी है? रिकवरी हो चुकी है। तो ये लोन से पैसा भी कितनी बार आएगा? एक बार ही आएगा। या आपने कोई नया लोन लिया है, नया लोन लिया है, तो वो भी रिसिप्ट कौन सी होगी? कैपिटल रिसिप्ट होगी। ये लोन भी एक बार ही मिलेगा, फिर उसको रीपे करेंगे अपन, तो ये कौन सी रिसिप्ट होगी? कैपिटल रिसिप्ट। तो चलो और बताओ, ले आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। बिजनेस में कौन सी रिसिप्ट ज्यादा होनी चाहिए? रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा होनी चाहिए या कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा होनी चाहिए? कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू? रेवेन्यू रिसिप्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे या तो अपनी एसेट कम हो रही है या अपने ऊपर लायबिलिटी रेज हो रही है, जो दोनों ही अपने फेवर में नहीं है। चलो इतना तो हो गया। ओके, इसके अलावा आपको डेटर समझ में आ गया, क्रेडिटर आ गया, बीआर, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या क्या समझ में? एसेट्स और देख लो, एक नाम लिख लो आप बीच में, एसेट्स तो आप ही बता दोगे। एसेट्स, चलो एसेट्स की पहले तो डेफिनेशन बताओ क्या होती है एसेट्स। एसेट्स किसे कहते हैं? और कोई एसेट्स? आज कल वाले ही है, कोई नया भी है आपसे? आपने क्या नाम मैडम आपका? सरोनी। कहाँ? जयपुर से? ठीक है, तो सरोनी बताओ तो एसेट्स क्या होती है? नाम तो सुना है, इतनी सारी बैलेंस शीट बनाई है, सब में क्या लिख देते हैं? एसेट्स। होती क्या है सर? एसेट्स, एसेट्स होती है। हाँ मैडम आप? ये तो एग्जाम्पल हुआ मैडम, होती क्या है? मीनिंग, मीनिंग। शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है, वो एसेट नहीं होती? तो फिर हाँ, दोनों बोल तो, जो अपने को, ये तो टाइप्स हो गए। वो लाइन बोली थी तुमने, उसमें शॉर्ट टर्म और ऐड कर दे। अब बोल, ये लाइन थोड़ी बोली थी आपने। आपने क्या बोला था? हाँ, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे, वो सारी क्या होगी? एसेट्स होगी। या ऐसे रिसोर्सेज जो आपकी, पहले बात तो अथॉरिटी में है, पहला पॉइंट इसमें, पहली कंडीशन यही है कि वो ही चीजें एसेट्स होंगी, वो ही थिंग्स या वो ही रिसोर्सेज एसेट होंगी जो आपकी किस में है? अथॉरिटी में। अथॉरिटी का मतलब है आपने उनको खरीद रखा है, आपके बिजनेस ने परचेज कर रखा है। वो सारे रिसोर्सेज बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। वो या तो इनकम अर्न कर रहे हैं या इनकम अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे अपन ने स्टॉक परचेज करा है तो स्टॉक हमें इनकम अर्न करके देगा। फिर अपन ने बिल्डिंग भी परचेज करी है तो बिल्डिंग इनकम नहीं अर्न करके देगी, बिल्डिंग इनकम अर्न करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी, प्रोडक्टिविटी को क्या करेगी? बढ़ाएगी। वो सारी चीजें अपनी क्या होगी? एसेट्स होगी। तो लिख लो, थिंग्स विच आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ बिजनेस, या रिसोर्सेज विच आर अंडर अथॉरिटी ऑफ बिजनेस, resources which are under authority of business, they earn income or help in earning income, they earn income or help in earning income। कि resources which are under authority of business,
दे अर्न इनकम और हेल्प इन अर्निंग इनकम, या तो वो इनकम अर्न करके देंगे या इनकम अर्न करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये बिल्डिंग अपन ने किराए पे ले रखी है, ये एसेट नहीं है। बिल्डिंग हमारी तभी एसेट होगी जब अपन ने बिल्डिंग को क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है, तभी वो अपनी एसेट होगी। तो अथॉरिटी पे होना जरूरी है, अपने को इनकम अर्न करके दे और इनकम अर्न करने में क्या करे, हेल्प करे। टाइप्स बता दो एसेट के, टाइप तो बता सकते हो तुम लोग, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। ये लो ब्रदर, ये नॉन करंट एसेट्स और ये करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं। इसके भी दो पार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से, नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो एसेट्स ओवरऑल आपकी, चाहे वो लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट डाले चाहे शॉर्ट टर्म का इंपैक्ट डाले, वो सब आपकी अथॉरिटी में है, वो सारी क्या हो जाएंगी, एसेट्स। दो पार्ट इसके, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट से अपन फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। और आजकल AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में इसका नाम लिखा हुआ है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये भी लिख लेना है। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, AS 10, जो PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दो पार्ट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। फिर टेंजिबल वही आ जाएंगे, बताओ टेंजिबल में क्या क्या आएंगे, वही लैंडेड बिल्डिंग, प्लांटेड मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स, मोटर कार, ये सब जो आपके कैपिटल एक्सपेंस देना है वो सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, ये सारे किस में आ जाएंगे, इंटेंजिबल में आ जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, पहले आप बताओ क्या होता है, फिर मैं बताता हूं। नाम तो सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS क्या होता है, और कोई नाम तो सुन रखा है अकाउंट, अपन ने दो तीन नाम सुने होंगे 12th के अंदर। एक तो गुडविल के लिए सुना होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा था गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक कैश फ्लो के लिए सुना था, कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, गुड कैश फ्लो तो कौन सा था, 3 था। गुडविल के लिए कौन सा था, याद नहीं, सच्ची कौन सा था, जोर डालो दिमाग पे। छब्बीस याद है, AS 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, वो किसके लिए था, गुडविल के था। देखो क्या होता है कि अकाउंट्स के अंदर जो रूल रेगुलेशन या प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, उन सब के लिए स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। क्या बनाए, उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए। ये स्टैंडर्ड 1 से लेके 32 तक, 32 तक बनाए हुए हैं, जो कि बनाए हुए हैं ICAI के द्वारा। किसके द्वारा बनाए गए, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए 1 से लेके 32 तक, 32 तक। 29 अभी रनिंग में है, मतलब कुछ को कैंसिल कर दिया गया, कुछ को मर्ज कर दिया गया, तो फिलहाल में कितने हैं, 29। उस 29 में AS जो 10 है वो किसके लिए है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। जैसे पहले AS 6 था, वो तो था डेप्रिसिएशन के लिए, AS 6 था वो था डेप्रिसिएशन के लिए। AS 10 था फिक्स्ड एसेट्स के लिए। फिर इनको लगा कि ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं, तो इन दोनों को मर्ज करके AS 10 कर दिया, जिसका नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। हाँ, 10 ही डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स दोनों मिला के एक ही अकाउंट स्टैंडर्ड बना दिया गया, AS 10। तो ये याद रख लेना, आपके थ्योरेटिकल पार्ट में है अकाउंट। 11th में थे ना यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चैप्टर था पूरा, हमने सर 11th ध्यान में नहीं दिया।
11th को बहुत हल्के में लिया तुम लोगों ने, हाँ? अब 11th तुम्हें हल्के में ले रही है, याद रख लेना आप तो। AS10। चलो 2-3 बातें बताऊंगी इसकी एक और। अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन लिखे थे क्या? नहीं आए, नहीं भी तो फंडामेंटल आएंगे अभी आगे, तब बताऊंगा। एक किसका याद हो गया? कैश फ्लो का याद हो गया, कौन सा? AS3 पड़ गया है ना, AS3। गुडविल के लिए कौन सा होगा? AS26। ये सारे ना, ये इनटेंजिबल एसेट्स है ना, ये AS26 पे काम करता है। सिर्फ गुडविल नहीं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स है, वो कौन से? AS26 पर ही काम करता है। तो अभी इसके बाद ही पढ़ाऊंगा मैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसी कंसेप्ट, उसके अंदर 2-4 और बता देंगे अकाउंटिंग। ये जारी कौन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर आपने ये भी सुना होगा, चलो ये तो पुरानी आपने ना, आपको AS है, एक AS है, एक IND AS है और एक IFRS है। इनमें से कौन कौन सा नाम सुन रखा है? AS, IND AS और IFRS। AS और वो भी अभी सुना है। ओके, IFRS ने सुना? फुल फॉर्म इसकी सच्ची बताओ, झूठ मत बोलो यार। ऐसे कॉमर्स में थे तुम 2 साल। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और IND AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थोड़ी सी बताता हूं आपको, देखो आप कोशिश करना समझने की। ICAI ने बनाई क्या? AS, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब इंडिया में जो अकाउंटिंग बनाई थी उसके लिए जो रूल, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, मेथड, पॉलिसी जो बना के थी, वो क्या है? AS। अब क्या होता है कि इंटरनेशनल पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं उनका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब ग्लोबली जो अकाउंटिंग होती है उन सब पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फॉलो होते हैं उन सब का नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसे ग्लोबली है, वहां पे US डॉलर काम करती है, तो जो अकाउंटिंग वहां पे US डॉलर में होती है, तो वो लोग फॉलो करते हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। प्रॉब्लम क्या हुई कि अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इनको कंपीट नहीं कर पा रहे थे। मतलब अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडियन सर्कमस्टांसेस के बेस्ड पर बनाए गए थे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग फॉलो हो रही है उसके सर्कमस्टांस के बेस के ऊपर बनाए गए थे। अब अपनी जो कंपनी है तो इंडिया में भी काम कर रही है और इंडिया के बाहर भी काम कर रही है, तो बाहर जब काम करेगी तो डील किसके साथ होगी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ होगी। इंडिया में अपन जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो AS के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब अपना ऐसा माल है जो फॉरेन वाले माल को कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, तो अपने माल में कुछ चेंज करें या फॉरेन वाले माल में चेंज करें? अरे बोलो, अपने वाले माल में चेंज करें ना, तो अपने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा एडवांस बनाया गया और उसका एडवांस वर्जन क्या है? इंडियन अकाउंट। मतलब अपने वाले जो AS थे उसके अंदर जहां पर भी कमियां थी उन कमियों को सुधार के उनको एडवांस लेवल का बनाया गया और जिसे क्या नाम दिया गया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कुछ कुछ बातें सेम सी ही, कुछ कुछ में थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे ये ही AS6 और AS10 को हटा के एक ही कर दिया गया AS10, तो वैसे कुछ चेंजेस किए। आएगा नेक्स्ट चैप्टर तो आपको मैं AS का थोड़ा बहुत बता दूंगा, या लास्ट में जब अपन थ्योरी करेंगे तब बता देंगे। अभी तो इतना याद रख लो कि AS10 किसके लिए काम आता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के काम आता है। और इनटेंजिबल एसेट के लिए क्या काम आता है? AS26। करंट एसेट्स ये रह गई क्या? चलो बताओ, करंट एसेट्स बताओ क्या होती है भैया? जो फिक्स्ड एसेट्स नहीं होती है वो करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स नहीं होती है वो फिक्स्ड एसेट्स। या करंट एसेट्स क्या होती है? जिनका बेनिफिट अपने को क्या मिलता है? शॉर्ट टर्म के लिए, या जिसका बेनिफिट विद इन रिपोर्टिंग पीरियड के विद इन 12 मंथ में, विद इन 12 मंथ में जो किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे? करंट एसेट। जो रिपोर्टिंग पीरियड के विद इन 12 मंथ में किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में। कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 12 मंथ ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, उसे अपन क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। बोलो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? नाम बता दो फटाफट। कैश एंड बैंक, ठीक है। और बोले यार तुम लोग बोलो पीछे से, खाली अपना उद्देश्य भीड़ बढ़ाना थोड़ी है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। और बताओ जो कॉमनली बड़ी काम में लेते हैं वो बोलो। हाँ, स्टॉक या इन्वेंट्री,
और बोलो, वो तो इसी में आ जाएगा, इन्वेंट्री में आ जाएगा। और बताओ कौन सा भाई? सेम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म इन्वेंट्री तो करवा दिया मैडम, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस बोल दो। और बोलो एक मेजर नाम जो आप भूल रहे हो। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सप्लाईज, मैडम दोबारा बोलना क्या? सप्लाईज, सप्लाईज। सप्लाईज किसकी? शॉर्ट टर्म में जो होता है सप्लाई किस बात की? तो यूज करते हैं सप्लाई। दोबारा बोलो मैडम, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, या तो आप मैसेज करके बताओ, डीएम करो, मैसेज कर दो। सप्लाईज तो नाम मैंने नहीं सुना भी। अप्लायंसेस तो जरूर सुना होगा, अप्लायंसेस तो वो तो फिक्स्ड रेट्स में आता है। लूज एंड टूल्स है वो जरूर आते हैं। एडवांस टैक्स है वो आता है। प्रीपेड, सप्लाईज, सप्लाईज तो मैडम नाम है। सप्लाई तो वही गुड्स की सप्लाई होती है। सप्लायर तो लाइबिलिटी में आएगा, सप्लायर तो किसमें आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। कस्टमर आएगा वो एसेट्स में आएगा। स्टोर्स भी आता है, स्टोर्स वो भी आएगा करंट एसेट्स में आएगा। प्रीपेड, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, स्टॉक, इन्वेंट्री, कैश में, ये सारे किस में आ जाएंगे? एसेट्स में। चलो लगे हाथ लाइबिलिटी और बता दो। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी या वो पेबल्स जो अपने को इन फ्यूचर पे करने, बिजनेस को बिजनेस इन फ्यूचर में जिनको पे करेगा, वो लाइबिलिटी होती है। कितने टाइप की? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। एक मिनट, सप्लाईज देखते हैं सप्लाईज क्या होता है। देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या आता है? बैंक लोन, डिवेंचर इसी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा मैडम। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगी, मॉर्गेज लोन आ जाएगा। बॉन्ड एसेट्स में आएंगे। अपने किसी के बॉन्ड इश्यू कर रखे अपने, तब जरूर लाइबिलिटी में, लेकिन जनरली जो बॉन्ड जो वर्ड यूज होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट में आता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग या मॉर्गेज जो लोन होता है जिसको अपन बोलते हैं, वो इसमें आएंगे इधर करंट लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, बैंक ओडी, ये सारे इसी में आएंगे। इसको अपन बोलते हैं ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो इन दोनों के बारे में बताओ भी आप। नहीं प्रीपेड थोड़ी आएगा, एडवांस इनकम आएगी। प्रीपेड तो ऊपर आता है एसेट में, आउटस्टैंडिंग और एडवांस इनकम। एडवांस इनकम लिख सकते हैं। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम ये लिख दिया। चलो आप बताओ भी आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। इधर इनको बता दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। वो तो ओवरड्राफ्ट होता है मैडम, वो तो क्या होता है? बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक मिनट, इनको भी आने दो नंबर। नहीं कोई आइडिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, एसेट होती है, ये तो पता है क्या? लाइबिलिटी, इतना तो पता है। ठीक है चलो। हाँ
जो पहले पे कर दिए वो आउटस्टैंडिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं। पहले पे नहीं की। फिर प्रीपेड क्या होते हैं? तो बता भाई। जो हमने पहले ले रखी है, मतलब जो हम हमने उधार कर रखी है कंपनी पे और वो हमको बाद में देंगे, तो वो ऑप्शन वो तुम्हें बाद में देंगे, वो तो इनकम हुई ना फिर। या फिर हमने पहले से इनकम ले रखी है, हम उनके लिए लाइफ वो तो एडवांस इनकम हो गई। मेरा खर्चा कर दिया तो उसे दिया नहीं देंगे। हाँ भाई, ये सैमसंग सही बता रहा है भाई। ये नाम क्या है तुम्हारा? सैमसंग नाम है? अच्छा, मैं जब कृष्ण नाम है कृष्ण। कृष्णा। अच्छा, आईडी में नाम चेंज कर रखा हूँ, ठीक है। हाँ बताओ मैडम। एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं किया है। लिख लो तुम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे एक्सपेंसेस जो क्या हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं हुआ है, वो सारे क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट करना अभी बाकी है, जिनका पेमेंट आता है ना कई बार, इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन ड्यू, तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। जो खर्चा ड्यू हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। जिसका आपने पेमेंट पहले ही कर दिया है वो क्या है? और जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रीपेड। फिर आता है एडवांस इनकम। ये क्या होता है? आप बताओ। एडवांस इनकम। आप ही? हाँ मैं। एडवांस इनकम। अरे ऐसे ब्लैंक होके मत बैठो आप लोग, थोड़ा दिमाग खुला रखो। ना ना, एक्यूड इनकम एसेट होती है। अभी देखते क्लियर कर लेते चारों बातें। अभी तो नाम याद आ गया, मैंने पूछ लिया, आपको तो पता ही नहीं था। हाँ मैडम, इधर एडवांस इनकम। ऐसे ब्लैंक होके मत बैठो तुम लोग, आराम से खुले दिमाग से सोचो, बताओ चीजें। हाँ, एडवांस इनकम। हाँ इधर अपने प्रोवाइड नहीं करी है वो सारी इनकम क्या होती है? अरे एडवांस में जो अपन ने पैसा ले रखा है वो सारी कौन सी इनकम होगी? एडवांस। जिसका काम अभी तक अपन ने किया नहीं है वो कौन सी इनकम होगी? एडवांस। स्कूल में जो वो फीस लेते थे वो एडवांस में लेते थे, क्वार्टर चालू होता तभी लेते ना। कोचिंग में भी फीस लेंगे वो क्या लेंगे? एडवांस में। तो इनकी जो इनकम हो चुकी है वो क्या हुई? एडवांस इनकम। अब इनकी लायबिलिटी तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा या पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो एडवांस इनकम, जो इनकम अपने को रिसीव हो चुकी है पहले लेकिन उसकी अभी तक सर्विस प्रोवाइडेड नहीं की है, वो सारी क्या होगी? एडवांस इनकम। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या था? एक्सपेंसेस कर चुके हैं अपन लेकिन उसका पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर चुके हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है, वो क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। अब एसेट में समझ लो, प्रीपेड समझ में आ गया। मोबाइल का तुम रिचार्ज करते हो, वो कौन सा रिचार्ज करते हो? प्रीपेड। पेमेंट क्या करते हो? पहले, फिर मोबाइल डाटा यूज कर चालू होता है ना, तो जिसका पेमेंट अपन ने क्या कर दिया है पहले और यूज सर्विस बाद में लेंगे, वो क्या हो गया? प्रीपेड। एक्यूड इनकम। एक्यूड इनकम ये क्या होती है? किसका उल्टा? एडवांस इनकम का उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? जिसका पेमेंट करने के लिए मेरी इनकम का तू पेमेंट कैसे करेगा भाई? सर काम कर दिया तो पैसे मिल गए। हाँ, अरे इनकम का तू पेमेंट कैसे करेगा? सोच। तो मतलब काम भी करके दे रहा है और पेमेंट भी कर रहा है। दुकान नाम कर दे उसके, भी अपन उसका क्या करके दे रहे हैं? काम भी करके दे रहे हैं और उसको पेमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ उसी का नाम कर दो। इनकम का पर्पज क्या हुआ कि अपन ने काम करा है, इसके कंसिडरेशन में अपने को कुछ मिलेगा। एक्यूड इनकम का मतलब क्या हुआ? इनकम अर्न। इनकम अर्न हो चुकी है मतलब अपन ने उसका काम कंप्लीट करके दे दिया है लेकिन पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उसे क्या बोलेंगे? एक्यूड इनकम। अकाउंट्स में जब भी तुम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो तो सामने वाले के बिहाफ पे मत सोचा करो कि सर उसकी इनकम हो गई होगी तो हमारा एक्सपेंस हुआ, या हमारा एक्सपेंस हुआ तो उसकी इनकम। तुम अपनी सोचा करो, वो अपने आप सोच लेगा अपनी, है ना। तो एक्यूड इनकम क्या हुई?
इनकम विच इज नॉट रिसीव बट हैज बीन अर्न, मतलब जो इनकम अर्न हो चुकी है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्यूड इनकम। देखो भाई, जब तक इंटरेस्ट सब्जेक्ट में नहीं लोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। और ये आपके जीवन की अंतिम स्टेज है जहां पर आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आपको कोई बेसिक नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं बताएगा एक्यूड इनकम क्या होती है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम लिख पाओ तो लिख देना एग्जाम में, नहीं लिख पाओ तो मत लिखना। पहली बार चांस मिला था 11th में पढ़ने का, दूसरी बार चांस मिला फाउंडेशन में पढ़ने का। अब इसके बाद कोई नहीं बताएगा कि बेटा एसेट्स के 2 टाइप होते हैं। वो आके जो भी पढ़ाएगा वो सीधा चैप्टर चालू करेगा, बेटा ये लिखो। तुम सोचते रहो ये एक्यूड इनकम होती क्या है, कभी तो ये एसेट बताता है, कभी ये लायबिलिटी मेरे को लगती है, एक्सपेंस हुआ, इनकम नहीं हुआ, वो तुम सोचते रहो। और जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं लोगे चीजों के अंदर तब तक समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे जी अगर घुट रहा है ऐसे तो मुश्किल है ना। जी मत उठाओ, आराम से खुले दिमाग से पढ़ो, और जो भी डाउट हो पूछो यार। और ये तो जनरल टर्म्स है यार, तुम मोबाइल का जाने कितनी बार रिचार्ज कर चुके हो यार। हाँ, किसका? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो क्या था? प्रीपेड था या आउटस्टैंडिंग था? पहले पेमेंट लेते हैं वो। और तुम लोग तो क्या बनने जा रहे हो? प्रोफेशनल पर्सन बनने जा रहे हो, तो तुम्हें सारा काम एडवांस में ही करना है। पहले काम करोगे फिर पैसा लोगे, या पहले पैसा लोगे उसके बाद काम करोगे? थोड़ा जोर से बोलो। पहले काम करेंगे। कौन कौन कह रहा है पहले काम करेंगे? ऊपर करो हाथ। और तुम्हें लगता है काम होने के बाद अगला तुम्हें पूछेगा भी? हैं? पहले क्या लेंगे और फिर उसके बाद? जैसे तुम घर से सामान लेने जाते हो तो मम्मी क्या बोलते हो? पहले क्या दे? पैसे, उसके बाद कहा जाऊंगा काम करने। ऐसे करते हो? हाँ, तो तुम कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हो? तुम एडवांस सिस्टम पे काम कर रहे हो। पैसे क्या लेते हो? पहले, बाद में सोचते हो कि काम करे या नहीं करें। तो प्रोफेशनल पर्सन में ऐसे ही करना है। एडवांस इनकम मतलब पहले क्या लोगे? इनकम लोगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे तुम्हारा काम करना है या नहीं करना है। इस फेज में बिल्कुल नहीं जाओगे पहले काम करके दे देते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारा काम होने के बाद वो तुम्हें पूछेगा भी। हाँ आया। और एक्यूड इनकम क्या होगी? काम तो कर दिया है तो दोबारा पेमेंट पे आ रहा है भाई, तो इनकम पे ले उसको। हाँ, इनकम रिसीव नहीं हुई तो इनकम रिसीव होगी भी नहीं। अगर ये काम कर दिया ना तो इनकम रिसीव होगी भी नहीं। तो एक्यूड इनकम हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। एक्यूड इनकम या होनी चाहिए? फिर से फोन थोड़ी करते रहोगे तुम बार बार में। तो देख लो 4 वर्ड है, कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकी तो जर्नल एंट्री भी आएगी यार। एक्यूड इनकम और एडवांस इनकम। चलो लड़कों में से बताओ, तुम चारों में से एक एक करके। हाँ भाई, तू बता सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? जिसका पेमेंट करना था लेकिन किया नहीं, मतलब एक्सपेंस इज ड्यू बट नॉट मेड। लायबिलिटी या एसेट? करेगा या नहीं करेगा पेमेंट? करना पड़ेगा ना, तो हमारी क्या हुई? लायबिलिटी। आगे राजा, प्रीपेड एक्सपेंस। और सर्विसेज अभी नहीं ली है, ये हमारी एसेट या लायबिलिटी? एक बार पहले पेमेंट कर ही दिया है, दोबारा पेमेंट करूंगा। घर नाम कर दे उसके, प्रॉपर्टी में नॉमिनी उसी बना दे कि यार मतलब अपने पैसे का क्या करना है, तू ले सब कुछ। प्रीपेड एक्सपेंस म्हणजे एक बार पेमेंट कर दिया है फ्यूचर का, तो आगे फ्यूचर में पेमेंट करेगा या सर्विस लेगा? सर्विस लेगा। तो मतलब जिसकी अपन ने सर्विसेज नहीं ली है और पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, वो क्या हुआ? एसेट या लायबिलिटी? एसेट्स। हाँ भैया राजा आगे डिसाइड कर लेना कौन सा नंबर आएगा मेरा? तीसरा। एक्यूड इनकम पता क्या होती है? बोल बोल बिंदास बोल, डर मत, बोल बोल। एक्यूड इनकम, ये ऊपर वाला दोनों समझ में आए? पक्का? तो ये क्यों नहीं आया ये और बता दो। अरे रुक रुक, कल्याण मंत्री रुक। हाँ बोल। एडवांस इनकम समझ में आई? ये क्या होती है? उसके बाद उसका काम करके देंगे, वो क्या होगी? एडवांस इनकम। उल्टा कर दे उसका, जिसको सर्विस दे देंगे लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आया, वो क्या होगी? एक्यूड इनकम। मतलब जिसका काम कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं आया, वो हमारी क्या होगी? एक्यूड इनकम।
ये बता दो एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। काम भी करके देंगे और पैसे भी देंगे। यार तुम दोनों अरे धर्मादा करने बैठे हो, दान करने बैठे हो, और जब ये लुटा देंगे। पैसा अथाह है, अंधाधुंध पैसा है। ठीक है भाई, आगे एडवांस इनकम तो बता भाई। इनकम तो आज की, लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं की। सर्विस प्रोवाइड अपन ने नहीं करी, वो क्या हुई? एडवांस इनकम। लायबिलिटी या एसेट? लायबिलिटी, हाँ लायबिलिटी है, लायबिलिटी। तो यार बटन चालू करके भूल गया क्या है भाई? ना ये रोज फेस टू फेस आता है ये। क्या नाम भाई तुम्हारा? हाँ सर। कृष्णा। हाँ यार रुक यार थोड़ा। ओके, बटन चालू करके भूल जाते हैं। ये आ गया इतना समझ में? पक्का? अब और बताओ, तुम लोग कोई डाउट है तो बोलो तुम लोग, या फिर मैं आगे बढ़ूं? बोलो, मैं नाम बोलता हूं, तुम बताना कि इसमें डाउट है या नहीं है। कैपिटल नहीं है डाउट। ड्राइंग्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर्स, बैड डेट्स आता है। बैड डेट्स क्या होता है? और बैड डेट्स की तो एक मस्त स्टोरी भी है, कोई बता देंगे आप। चलो ले बताओ। बताओ पीछे, तू ही बता भाई। नाम क्या तुम्हारा? केशव। भाई बढ़िया नाम है। कहाँ से? जयपुर से। बता दो बैड डेट्स क्या होते हैं? हाँ हाँ बोल, सही है। तो पैसा अपना डूब चुका है, उसे क्या बोलते हैं अपन? बैड डेट्स। मतलब डेटर ने जो पेमेंट देने के लिए क्या कर दिया है? मना कर दिया है, उसे क्या बोलते हैं अपन? बैड डेट्स। अरे डेटर नहीं डूबा है, पैसा डूबा है। डेटर जो डूब गया है तो है ना, तो डेटर कौन सा समुद्र में डुबकी लगाने गया था? नहीं, डेटर जो पैसा देने के लिए क्या करता है? मना करता है। और एवरी बिजनेस में क्या होते हैं? बैड डेट्स होते ही हैं, डूबत। अब बताओ इसमें और क्या जानना था बेटा आपको? बस ये पता। अच्छा एंट्री वगैरह, एंट्री तो जब आएगी तब बताऊंगा इसके बारे में। बैड डेट्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है? पहली बात तो लॉस है या प्रॉफिट है? बैड डेट्स क्या है? लॉस। इसके पीछे ये था कि मतलब कई लोग जो बिजनेसमैन है ना, वो बैड डेट्स को लिखते हैं 56 नंबर पेज पर। कितने नंबर पेज पर? मैं कल पर से बच्चों बता रहा था ये बात। कितने नंबर पेज पर? 56 नंबर पेज पर लिखते थे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि 1956 में इंडिया में अकाल पड़ा था, जिसको बोलते 56 अकाल। नाम सुना कभी आपने? तुम लोग मतलब सब अंटार्कटिका से आए हो या? पहले पेंगुइन के साथ रहते थे, फिर वहां से एयरलिफ्ट करके यहां फेंक दिया गया तुम लोगों को। नहीं सुना तुम लोगों ने? तो नहीं सुन रखा तो फिर एक बात और सुनो कि अपना जो हिंदी वाला कैलेंडर है, ये कितने साल आगे चल रहा है? 57 ईयर आगे चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना आगे चल रहा है? 57 ईयर। ये पता था? ये भी पता नहीं था। शाबाश। अभी अभी नया साल गया, ये भी तो सुना होगा। वो उस साल में ईयर देखा था, कौन सा लिखा था? ये भी नहीं देखा था। क्या लिखा था? कौन सा ईयर लिखा था? ऐसे बोर्ड तो बैनर तो देखेंगे आप लोगों ने, नव वर्ष का स्वागत है, चैत्र का ये फलाना, विक्रम संवत, ये कौन सा साल लिखा हुआ था? 72। वो तो 72 तो किसी का कोई वार्षिक उत्सव होगा, उसने लिख रखा होगा, एनुअल फंक्शन लिख रखा होगा। मतलब बैनर को तुमने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, घर के बाहर भी चिपक रखा होगा। ये बैनर याद तो आ रहा है कि अभी न्यू ईयर की सबने विश करी होगी भाई, हिंदू नव कैलेंडर है, संवत्सर चालू हुआ है 2083। कौन सा साल चालू हो चुका है? 2000। अब जाके देखना, जाके वो कितना लिखा हुआ है। वो 57 ईयर ठीक आगे है। अपन कौन सा फॉलो करें? कैलेंडर ईयर 26, इसमें जोड़ 57, तो कितना कैलेंडर ईयर आगे चल रहा है? ये 57 ईयर। मतलब ग्रेगोरियन घूम रहा है 2026 में, हम जल्दी नई सेंचुरी में आ जाएंगे। कितने साल बाकी है? 17 साल बाकी है, फिर अपन 2100 में आ जाएंगे। तो एग्जैक्ट तो वो ईयर था 1899 जो कैलेंडर का, लेकिन उसके ठीक 57 साल बाद क्या होगा? 1956। ये तो हिंदू कैलेंडर, और ये कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन, जो अपन फॉलो करते हैं, जो तुम्हें याद है। तो इस साल पड़ा था अकाल। अकाल मतलब समझते हो? सुखाड़।
अकाल मतलब सूखा, ड्रॉथ जिसको बोलते हैं, सूखा पड़ा था। राजस्थान तो वैसे ही सूखा पड़ता है, इस साल इतना भयंकर सूखा पड़ा था कि बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई थी, बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। घर में जितना भी अनाज था खत्म हो गया था। मतलब लोगों ने बाहर ऐसे पेड़ काट काट के पेड़ खाए थे। हाँ, घरों के बाहर जो जानवर थे उन सबको मार मार के खाए थे। सर्वाइव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो चाहते थे कि ऐसा साल अपने जीवन में दोबारा आए या नहीं आए। नहीं आए तो इसको बोलते थे 56 मतलब समझ गए 56। तो 56 यहाँ अकाल बोलते थे। घर जाके पापा से, मम्मी से, दादी से पूछना, बताएंगे कौन सा अकाल, 56 यहाँ अकाल। तो ये हमारे जीवन में नहीं आए। तो जो बिजनेसमैन होते थे वो अपनी कॉपी का 56 नंबर पेज ही फाड़ देते थे। मतलब 56 डिजिट है वो क्या होगी, बुरी होगी ना, बेकार होगी। तो जैसे पेज में नंबर लिखते 1 2 3 4 5 6, तो जो 56 का नंबर पे आता उस पेज को क्या करते, फाड़ देते। तो ये बैड डेट्स, इसको तुम जीवन में दोबारा देखना चाहते हो। जिसको तुमने, जैसे मान लो आपने इनको उधार दे रखा है पैसा और ये करी कि मैं पैसा नहीं दूंगी, तो आप इनको दोबारा देखना चाहते हो। जो इंसान अपने को पैसा नहीं दे उसको दोबारा देखना चाहते हो नहीं। तो उसका नाम कौन से नंबर पेज पर, 56 पर। जैसे 56 हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, वैसे ये इंसान दोबारा हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। तो देख लो कौन कौन इंसान तुम्हारे जीवन में नहीं चाहिए, उन सब का नाम कौन से पेज पर लिखोगे, 56 पर। कई से गेम हुआ करते थे, उसके अंदर 56 पॉइंट होते थे, हार जाता था। मतलब हारने के लिए पॉइंट भी क्या होते थे, 56। जैसे अभी कोरोना है 2020 में, तुम चाहते हो 2020 दोबारा आए, बच्चे तो चाहते हैं सर आए, सर क्या छुट्टी बनाई है, मतलब सॉलिड, न पढ़ाई की टेंशन, न घर वाले कुछ करे। पहली बार ऐसा हुआ कि घर वाले पढ़ने के लिए भी हमें नहीं करे, न स्कूल वाले कुछ करे, है ना। ये साल तो सर, साल में 2 महीने तो आने चाहिए, है ना। कैलेंडर में ऐसे परमानेंट महीना होना चाहिए किसका, कोरोना का। ऐसे ना वो एक बच्चों पढ़ा देते, बीकॉम फाइनल बच्चा था एक, बीकॉम फाइनल तो समझते हो तुम लोग, अंटार्कटिका में होता था ना बीकॉम फाइनल, है। तो बीकॉम फाइनल मैंने उसका रजिस्टर देखा पीछे, तो उसने रजिस्टर पे क्या होते हैं कि बॉय लड़के ना सारी अपनी इच्छाएं हैं वो किसके रखते हैं, रजिस्टर के पीछे रखते हैं। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो ऐसे घूमते, वो उसने पीछे एकदम मस्त गणेश जी का चित्र बना रखा था, उसके हिसाब से बढ़िया था, बाकी तो उसने अजीब बना रखा था। वो लड़कों के हिसाब से तो चित्रकारी कैसी हो सकती है तुम जानते ही हो। उसने बड़ा सा पेट बना था, इतना सा मुंह बना रखा था गणेश जी का। मैंने कहा जो गणेश जी तेरे को देख लिया ना तो तेरे को मार मार के सुझा देंगे, है ना। इतनी बुरी फोटो बनाई तूने। नीचे उसने मंत्र लिख रहा था गणेश जी का मस्त, और नीचे उसने अपनी विशेष है वो लिख रखी थी। तो उसने विश में लिख रहा, बीकॉम फाइनल का बच्चा, समझते हो, तुमसे 3 साल बड़ा, है ना। उसने पहली विश लिख रखी थी कि हे भगवान मुझे वो ब्रेसलेट वाला, वो क्या, वो मोतियों वाला ब्रेसलेट दिला दो। मोती समझते हो तुम, आज वो बच्चे पहनते ना, व्हाइट व्हाइट मोती जैसा ऐसा कुछ, वही दिला दो। मैंने कहा भगवान से इच्छा होगी मांग ली होगी। फिर उसने दूसरा लिख रखा था कि वो जो डिजिटल वाली घड़ी आती है, डिजिटल वाली, कोई कंपनी की थी, कोई डेल या पता नहीं, एप्पल तो नहीं, यहाँ तक तो नहीं पहुंचा था वो कोई घड़ी थी, कोई ऐसे वॉच थी। मैंने उससे पूछा ये होता है क्या, तो उसने बताया कि सर डिजिटल वाली वॉच है, वो लगा दो, ये दिला दो मुझे। फिर एक वो चश्मा लिख रखा था कि भगवान मुझे क्या दिलाती है, चश्मा दिला दो। फिर नीचे लिख रखा था उसने मस्त, हे भगवान संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन लगवा दो। मैं को तेरे पास होने के चक्कर में तू पूरे भारतवर्ष को डुबो रहा है। तो बच्चे अभी भी विश मांग रहे भगवान से कि हे प्रभु क्या अजय, है ना, लॉकडाउन। ये अभी इसका वॉर चल रहा है इनका, किनका, ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का। तो बच्चे से क्लास में क्वेश्चन करेंगे, सर सच्ची बताओ लॉकडाउन लगेगा, एक बार बता दो पढ़े या नहीं पढ़े। तो 2020 अपने जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 20 नंबर का पेज अपन क्या कर देंगे, फाड़ देंगे, है ना। 20 नंबर का चैप्टर वो क्या कर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, तो बैड डेट्स याद रख लेना भाई। बैड डेट्स हमारे बिजनेस में क्या होता है, लॉस। एंट्री वेंट्री जो होती है वो आगे पढ़ाऊंगा। और बताओ इसके अलावा तुम्हें स्टॉक, गुड्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस समझ में आ गया, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट समझ में आ गई, है ना। और इनके रजिस्टर एक बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 2 बना रहे हो। अभी तो एक में काम कर रहा है, पतला सा बना रहे हैं जिसके अंदर अपन थ्योरी लिखेंगे। जब न्यूमेरिकल चालू करेंगे तो दूसरा वाला बना लेना भाई, ताकि नोट सारे मेंटेन रहे आपके। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो सारे हो गए फिर आगे। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप तीसरा जो यूनिट है वो लिखो आप, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। इसमें आइए ये लिखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। इसके अंदर लिखो पहला फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। चलो बताओ, किसी को याद है क्या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन से होते हैं? बताओ। तो मतलब मॉनेटरी टर्म्स में कंसेप्ट है वो तो। और बताओ, हाँ याद करो, उन्हीं में से है कोई। गोइंग कंसर्न एक तो हो गई, दूसरा एक गोइंग कंसर्न सही है, दूसरी ड्यूल एक्सपेक्ट ना, ये नहीं। कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी दो सही है, तीसरी तीन ही होते। पहला गोइंग कंसर्न याद तो आ रहा है कुछ? सर पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, सच्ची बताओ कुछ आइडिया नहीं है। गोइंग कंसर्न तुम्हारी थी तो हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, तीसरा और बच गया। याद करो कौन कौन सी कंसेप्ट थी अकाउंटेबल ना, और याद करो। बिजनेस एंटिटी ना, ये भी नहीं है, और याद करो। ऐसी थी ना कंसेप्ट, थी ना, मनी मेजरमेंट, हाँ, और ड्यूल एस्पेक्ट, हाँ, और याद करो। कॉस्ट ना, ये भी नहीं है। फुल डिस्क्लोजर, ये भी नहीं है, और याद करो। विंडो, ये तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। अकाउंटिंग के बेसिस कितने हैं? शाबाश, हाँ। तीसरी कंसेप्ट क्या है? एक्रूअल, अक्रूअल, अक्रूअल। दो बेसिस है, कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस। तो जो फंडामेंटल अकाउंटिंग का तो तीसरा अजम्पशन है वो कौन सा है? अक्रूअल। तो कितने हो गए? तीन। कौन कौन से? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर लगाओ ना। हाँ, शाम को 4:30 तक ये बुलाऊंगा, बोलो। मतलब 4:30 तक बोलोगे तुम लोग। पहला कौन सा? कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेस। ठीक है, चलो ये बातें तुम लोग कल पढ़ के आना भैया, समय अपना तो। चलो।